हेलो वेलकम टू आवर पार्ट 4 ऑफ द कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट हमने आपको 4 पार्ट में तोड़ के पढ़ा रहे हैं बेटा हम यहाँ पे, और आप लोग को पता है कि ये हमारा आखिरी पार्ट है। ये सबसे छोटा पार्ट, सबसे इजी पार्ट भी होने वाला है। अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हम लोगों ने कंपनी ऑडिटर की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ ली, और उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है ये देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि ऑडिटर को रोटेट किस तरीके से करते हैं, ऑडिटर को रिमूव किस तरीके से करते हैं। फिर पावर्स या राइट्स बोल दो वो देखी थी, और जो आखिरी लेक्चर था जिसमें हमने कई सारी अलग अलग तरीके की ड्यूटीज देखी थी, चाहे वो कारों की ड्यूटी हो, चाहे कंपनीज एक्ट की ड्यूटी हो, चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की ड्यूटी हो, ये सारी चीजें हो गई थी। तो आज देखते हैं कि आज जो अपना पार्ट 4 है इसमें अपन क्या क्या करने वाले हैं। आइए आइए आइए, यस, टुडेज टारगेट की बॉस हम करने वाले हैं जॉइंट ऑडिट कैसे होती है, ब्रांच ऑडिट कैसे होती है, कॉस्ट ऑडिट, और आखिरी टॉपिक है पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट कंपनी को भी और पनिशमेंट ऑडिटर को भी। ये 4 टॉपिक हम करने वाले हैं। छोटे से क्यूट से प्यारे से टॉपिक्स हैं, तो आइए जल्दी से इनको फिनिश करते हैं। छोटे से प्यारे से क्यूट से होने का ये मतलब नहीं है कि एग्जाम में ये नहीं आएंगे बेटा। एग्जाम में तो चारों पार्ट से मजेदार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चारों पार्ट को इसीलिए अलग अलग किया गया कि हर पार्ट से अलग से एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आइए, टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट पहले ही पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत बार जब बड़ी कंपनियां हो जाती है ना, उनको लगता है कि यार एक ऑडिटर से सारा काम करवाना शायद ठीक नहीं रहेगा। कई कारण हो सकते हैं इसके कि यार एक ऑडिटर के पास इतना रिसोर्सेज ही नहीं हो, इतने लोग नहीं हो, इतना समय नहीं हो कि वो हमारी ऑडिट अच्छे से कर पाए, या अगर हमने एक के भरोसे ही हो गए, हो सकता है उससे कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो एक के भरोसे हम नहीं रहेंगे। तो जॉइंट ऑडिट जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सर कंपनियां आप चाहो तो एक से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो एट द सेम टाइम। एक ही काम करने के लिए मल्टीपल ऑडिटर्स, जिनको हम जॉइंट ऑडिटर्स बोलेंगे, ये जॉइंट ऑडिटर्स मिलके काम करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से उम्मीद तो यही है लड़ाई नहीं करेंगे। अब देखो यार, जब भी एक से ज्यादा लोग होते हैं मतभेद हो जाता है, लड़ाइयां हो जाती है। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, स्पेशली वो बच्चे जिनके सिबलिंग्स हैं। ठीक है, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन अगर हैं तो बेटा एक रिसोर्स के लिए लड़ाइयां होनी तो पक्की होती है। वैसे ही जॉइंट ऑडिटर्स में भी मतभेद हो सकते हैं। प्लस ऑडिट इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि यार अगर कुछ गलती हो गई ना, तो सब एक दूसरे पे अपना ब्लेम गेम डालना चाहेंगे। इस चक्कर में एक ऐसे बनाया गया विच इज ऐसे 299। ठीक है, रिवाइज देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे 299 बताया गया। और इसको किसके लिए बनाया गया? जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर एक से ज्यादा जने ऑडिट कर रहे हैं तो वो किस तरीके से करें। एक तो ऐसे 299 ने जॉइंट ऑडिटर्स रिलेटेड कुछ प्रावधान बताए। इसके अलावा एक ऐसे है 200, इसको मैं जनरली बोलता हूं बाप ऑफ ऑल ऐसे। क्यों ये बाप ऑफ ऑल ऐसे है? क्योंकि बाकी के सारे जो हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो कैसे काम करने वाले हैं, ये ऐसे 200 बताता है। आइडियली जब हम चैप्टर 1 करने वाले हैं तो उसमें सबसे पहला ऐसे ही मैं आपको ऐसे 200 पढ़ाऊंगा। ऐसे बोलता है यार इससे पहले के कोई ऐसे है ही नहीं अभी तक। तो जो भी बच्चा सीए का बच्चा सबसे पहला ऐसे पढ़ेगा वो पढ़ेगा ऐसे 200, जिसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, छोटे मोटे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि बाप है ये तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर। तो हमेशा क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। कि यार इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल क्या काम है। प्लस इसके साथ साथ ये ऐसे 200 क्या बताता है? कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। कि यार जब भी ऑडिट करो मन मर्जी से कर ही नहीं सकते, ऐसे इसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। नाम याद रखना है, आगे चल के याद हो ही जाएगा। आइडियली नहीं याद रख पाओ, मैं अभी बता रहा हूं, कोई बहुत बड़ी पंगा नहीं हो जाएगा कि अगर आप नाम याद नहीं रख पाओ। ठीक है, लेकिन जनरली ये ऐसे 200 वगैरह हुए, इनके नाम बच्चों को याद हो जाते हैं। नाम लिखने के कोई एडिशनल नंबर नहीं है। नाम गलत लिख दिया
वैसे तो नहीं, लेकिन कभी कभार कोई बहुत ही खुन्नस खा के आपसे बैठा हुआ है तो कोई आधा नंबर तो कटता ही नहीं है, 1 नंबर कट सकता है। लेकिन गलत नाम लिखना नहीं है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। तो जॉइंट ऑडिट रिलेटेड जो कंसिडरेशंस हैं, जो स्पेशल कंसिडरेशंस हैं, ये स्पेशल कंसिडरेशन किसने बताए? ये एसए 299 जो ऑलरेडी जॉइंट ऑडिटर्स के लिए, स्पेशली जॉइंट ऑडिटर्स के लिए बना हुआ है, और साथ में एसए 200, इन दोनों एसेस ने मिलकर स्पेशल कंसिडरेशन फॉर जॉइंट ऑडिटर्स बताए। तो आइए देखते हैं ये स्पेशल कंसिडरेशन क्या क्या है। पहला हमारा कंसिडरेशन है कि जो इंगेजमेंट पार्टनर है, इंगेजमेंट पार्टनर का क्या मतलब हुआ? देखो, अगर ऑडिट फर्म है ना, तो एक जैसे कई सारे पार्टनर्स होंगे, हर पार्टनर्स को अलग अलग क्लाइंट्स हम डिवाइड कर देते हैं कि यार ये वाले क्लाइंट्स तू संभाल लेना, ये वाले क्लाइंट्स मैं संभाल लूंगा। तो जो भी उस कंपनी के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो पार्टनर है, उसको इंगेजमेंट पार्टनर बोलेंगे, क्योंकि वही इंगेज्ड रहेगा ना सारे कामों के लिए। तो जो इंगेजमेंट पार्टनर्स हैं हर जॉइंट ऑडिटर से, मान के चलते हैं एक बार के लिए कि 2 जॉइंट ऑडिटर है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर मान के चलते हैं 2 जॉइंट ऑडिटर है, तो ईच जॉइंट ऑडिटर से, हर जॉइंट ऑडिटर से एक तो उनका एंगेजमेंट पार्टनर और की मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट पार्टनर और की मेंबर, एंगेजमेंट अकेला चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ऑडिट करेगा नहीं, बड़े आर्टिकल्स भी होंगे, सीनियर आर्टिकल्स होंगे, एम्प्लॉयज वगैरह होंगे। तो ये सब कहां से? ठीक है, फर्म ए फर्म बी, जो 2 जॉइंट ऑडिटर्स है, दोनों से उनके एंगेजमेंट पार्टनर्स भी आएंगे और की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम, ये सब मिलकर इन्वॉल्व रहेंगे प्लानिंग द ऑडिट। ऑडिट को प्लान करना पड़ेगा, ऐसे ही मुंह उठा के तो नहीं चल सकते हम कि चलो जाके ऑडिट करके आते हैं। ऑडिट को अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। तो अकेला फर्म जो है, अकेली फर्म जॉइंट ऑडिट प्लान नहीं कर सकती। हर जितने भी जॉइंट ऑडिटर है उनसे कौन कौन आएंगे? उनके एंगेजमेंट पार्टनर्स आएंगे और की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम आएंगे। ये मिलके ऑडिट को, जॉइंट ऑडिट को प्लान करेंगे। और जब भी ये चैप्टर 2 में आपको पढ़ाया जाऊंगा कि जब भी ऑडिट प्लान होगी ना, साथ में उसकी स्ट्रैटेजी भी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी भी सेट होगी। ऑडिट की प्लानिंग होती है, ऑडिट की स्ट्रैटेजी सेट होती है। तो ये स्ट्रैटेजी भी भाई अकेला जॉइंट ऑडिटर तो सेट नहीं कर सकता। यहां पर भी जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली स्टैब्लिश करेंगे। जॉइंट ऑडिटर्स क्या करेंगे बेटा? मिलकर, ठीक है, मिलकर स्टैब्लिश करेंगे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। और याद रखना, स्ट्रैटेजी हमेशा 3 चीजें सेट करती है। जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी है ना, वो क्या क्या सेट करती है? 3 चीजें, एसटीडी, अब हंसना नहीं है, ठीक है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। किसका स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन? किसका? ऑडिट का स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, एसटीडी ऑडिट की सेट करते हैं। इसके साथ जो हमारा जॉइंट ऑडिट का प्लान है, ठीक है, मैं आपको सेकंड चैप्टर में बताऊंगा, ऐसा नहीं होता है कि एक बार आपने प्लान सेट कर लिया तो जिंदगी भर अपन वही प्लान पे काम करेंगे। प्लान बदलता रहता है, क्योंकि क्या होता है ना, सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहती है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, इसके लिए प्लान भी चेंज होता रहता है। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी 3 चीजें सेट करती है, एसटीडी ऑफ ऑडिट, साथ में एक चीज और सेट कर देती है, क्या? डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान कैसे होगा। तो ये काम भी, ऑडिट की प्लानिंग भी अकेले नहीं कर सकते, ऑडिट की स्ट्रैटेजी भी अकेले सेट नहीं कर सकते। शुरू के 2 पॉइंट तो भाई यहीं पे इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। ये दोनों पॉइंट किससे रिलेटेड हो गए? चैप्टर 2 से। इनफैक्ट थर्ड पॉइंट भी चैप्टर 2 से ही रिलेटेड है, क्योंकि अभी अभी बोला था ना तुमको कि जॉइंट ऑडिटर्स जो हैं वो डिस्कस भी करेंगे और डेवलप भी करेंगे जॉइंट ऑडिट का प्लान। ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंट में देखा था कि जॉइंट ऑडिट का प्लान ये मिलकर की मेंबर्स ऑफ द ऑडिट टीम और एंगेजमेंट पार्टनर्स हर फर्म से मिलकर जॉइंट ऑडिट प्लान करेंगे। तो प्लानिंग में ये क्या क्या काम करेंगे, आइए देखते हैं बेटा ये क्या क्या काम करेंगे। ये पहले तो बंटवारा करेंगे, डिवीजन करेंगे कि क्या काम तू करेगा, क्या काम मैं करूंगा, ठीक है, ताकि आगे लड़ाइयां नहीं हो कि ये तेरा काम है, ये मेरा काम है। प्लस कुछ काम ऐसे भी होंगे जिनका बंटवारा नहीं हो सके, ठीक है, तो वो कॉमन ऑडिट एरियाज है जिनका काम सबको मिलकर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ, पहला काम, जब भी जॉइंट ऑडिट प्लान हो रही है और एग्जाम के लिए ये पॉइंट हो जाता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ठीक है, अलग से क्वेश्चन बन सकता है बेटा, अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि जॉइंट ऑडिटर्स जो हैं वो क्या काम, प्लानिंग में क्या क्या काम करते हैं। तो पहला काम ये करते हैं कि बंटवारा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ है कि बंटवारा कर लेते हैं कि डिवीजन कैसे होगा,
काम का प्लस कॉमन काम कौन कौन से होंगे। फिर हर तरह की ऑडिट अलग होती है, हर ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। कॉस्ट ऑडिट में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि कॉस्ट अकाउंट सही से बने नहीं बने। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो अपन कर रहे हैं कि सारे स्टैट्यूट सही से फॉलो हुए हैं या नहीं हुए। सेक्रेटेरियल ऑडिट होती है, इसके बाद फॉरेंसिक ऑडिट होती है, टैक्स ऑडिट में सही से टैक्स भरा या नहीं भरा ये पता होता है। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स भी हर ऑडिट का अलग होता है। ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स भी जॉइंट ऑडिटर्स मिलकर डिसाइड करेंगे। तीसरा, एक जॉइंट ऑडिटर को कंपलसरी है कि वो दूसरे जॉइंट ऑडिटर्स को कम्युनिकेट करेगा। क्या कम्युनिकेट करेगा? सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सिग्निफिकेंट फैक्टर। कोई भी एक जने को कोई भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है तो वो दूसरे को भी कम्युनिकेट करेगा। और ये कम्युनिकेट कैसे करेगा ये भी मैं आपको आगे अभी बताने वाला हूं। फिर जॉइंट ऑडिटर्स प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज को मिलकर समझेंगे, रिजल्ट क्या आया। ठीक है, ये मैं सिर्फ जो कीवर्ड है एग्जाम के लिए उन्हीं को हाईलाइट कर रहा हूं कि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट क्या होता है? देखो, ऑडिट जैसे ही मिली, ADT 1 जैसे ही कंपनी ने भरा वैसे ऑडिट मिली। ऑडिट मिलते ही कोई ऑडिट करने नहीं पहुंच जाता, वो कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, लेटेस्ट क्या चीजें चल रही है, इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं, पुराने ऑडिटर्स की अगर ऑडिट रिपोर्ट है तो उसको पढ़ते हैं। ये सारे काम किए जाते हैं। तो इन सारे कामों को ऑडिट स्टार्ट करने से पहले किया जाता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। हर फर्म ने, जो भी जॉइंट ऑडिटर है, उन्होंने ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करी होगी। तो उसके क्या रिजल्ट आए, एक दूसरे को अपने रिजल्ट शेयर करेंगे और फाइनली एसर्टेन करेंगे नेचर, एक्सटेंट और टाइमिंग ऑफ मेजर्स। ठीक है, ये मेजर्स क्या हो गए बेटा? ये मेजर्स जो है ना, ये हैं हमारे, क्या हुआ, ओहो, ये मेजर्स क्या है? इन मेजर्स को बोला जाता है ऑडिट के प्रोसीजर्स। ये शायद दिख नहीं रहा होगा ना आपको, लेट मी सी। नहीं, हाँ अब दिख गया। ठीक है, ये मेजर्स क्या है? ये मेजर्स है ऑडिट के प्रोसीजर, जिनको मैं क्या बोलता हूं? इनको मैं बोलता हूं ऑडिट के हथियार। ठीक है, ऑडिटर के। ठीक है, ऑडिटर इन वेपन्स को यूज करके हमारे ऑडिट करता है। तो NET जो हथियार, कौन सा हथियार यूज होने वाला है? 7 हथियार होते हैं, आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं अपन इनको भी। तो ये जो 7 हथियार होते हैं ना, इनको भी अकेला जॉइंट ऑडिटर डिसाइड नहीं कर सकता। मतलब सीधी सी बात है यार, पूरी की पूरी ऑडिट अकेला बंदा डिसाइड नहीं कर सकता, मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, हर जॉइंट ऑडिटर को कंसिडर भी करना पड़ेगा और असेस भी करना पड़ेगा रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। यानी ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे था, ऐसे 315। जिन बच्चों ने पूरी ऑडिट पढ़ ली है उनको तो यहां पे बहुत खुशी हो गई होगी कि हाँ सर, ROMM आ गया, हमारा फेवरेट वर्ड होता था। आगे की काफी सारी ऑडिट सिर्फ इन शब्दों के आसपास घूमने वाली है। तो आपको क्या होता है, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले इस ऑडिट में क्या क्या रिस्क हो सकता है पता लगाओगे। कोई भी काम करने से पहले काम का रिस्क तो असेस करोगे ही, तो ये रिस्क भी अकेला जॉइंट ऑडिटर आइडेंटिफाई और असेस नहीं कर सकता। यानी ऐसे 315 भी अकेला नहीं कर सकता, आगे आएगा ऐसे 330, वो भी अकेला नहीं कर सकता। मतलब ये आ गया, जॉइंट ऑडिटर्स को डिस्कस भी करना है, डॉक्यूमेंट भी करना है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट के प्रोसीजर। मतलब जब 315 अकेला नहीं कर सकता तो यार यहां पे 330 भी अकेला नहीं कर सकता। जॉइंट ऑडिटर्स को मिलकर सारे हथियारों को लगाना है फॉर कॉमन और स्पेसिफिक एरियाज अलॉटेड। अकेला बंदा सारी ऑडिट नहीं कर सकता। अब जॉइंट ऑडिटर्स का जब अपॉइंटमेंट होगा ना बेटा, तो जॉइंट ऑडिटर्स को क्या मिलेगा? एक ही इंगेजमेंट लेटर में उन सबका नाम लिखा हुआ होगा। ठीक है, एक ही एंगेजमेंट, ताकि सबको पता लग जाए अच्छा मेरे अलावा भी एक जॉइंट ऑडिटर है। और जब भी मैनेजमेंट कोई जवाब देती है, किसी भी जॉइंट ऑडिटर ने कोई सवाल पूछा, उसका मैनेजमेंट जवाब दे रही है, तो वो जवाब सिर्फ उसी को नहीं मिलेगा, सारे जॉइंट ऑडिटर्स को जवाब मिलेगा। चाहे बाकी लोगों ने सवाल पूछा भी नहीं, फिर भी उनको जवाब मिलेगा, बाकी जॉइंट ऑडिटर्स को भी जवाब
मिलेगा, चाहे सवाल नहीं पूछा, क्योंकि कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर है। अब जब आप लोग को याद है कि हमने बंटवारा किया था, वर्क एलोकेशन किया था, डिवीजन किया था हमारे प्लानिंग के टाइम पे, तो जो वर्क एलोकेशन लेटर है ना, उसको भी साइन करेंगे ऑल जॉइंट ऑडिटर्स और टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे। टीसीडब्ल्यूजी मतलब ये डायरेक्टर्स और के ऊपर के लोग होते हैं, ये जनरली वो लोग होते हैं जो कंपनी सही से काम कर रही है ठीक या नहीं वो देखते हैं। दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, इनको बोलेंगे देखो साहब हम लोगों ने इस तरीके से अपना एरियाज बांटे हैं, ये वाले काम की जिम्मेदारी उसकी है, ये वाले काम की जिम्मेदारी मेरी है, अगर उसके काम में गड़बड़ी हुई तो आप उसकी गर्दन पकड़ोगे बेटा, ठीक है, हमको नहीं बोलोगे आप। फिर हर जॉइंट ऑडिटर ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल होगा सिर्फ उसको जो काम अलॉट हुआ है उसके लिए, लेकिन बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आ गया पॉइंट, एग्जाम में सवाल आया हुआ है, कब जॉइंट ऑडिटर्स दूसरे के काम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब ये काम उन्होंने नहीं भी किया तो भी जिम्मेदारी इनकी होगी इन कामों के लिए। तो ये है जो काम बांटा ही नहीं गया था, अब है भाई जब बांटा ही नहीं गया तो जिम्मेदारी सबकी है, या बांटा तो गया था साहब लेकिन फिर भी सबने मिलकर इस काम को किया, जब सबने मिलकर इस काम को किया तो जिम्मेदारी भी सभी की होगी। या ऐसे काम जिसमें काम को करना कैसे है उसकी डिसीजन सबने मिलकर लिए, जब डिसीजन मिले और डिसीजन गलत हो गए तो जिम्मेदारी भी सबकी होगी। मैटर्स जहां पे ऑलरेडी अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट नहीं है, क्या हो गया, अग्रीमेंट आना चाहिए था, ठीक है, अरेंजमेंट को हटाओ, अग्रीमेंट को लाओ। हाँ तो भाई साहब, एक ऐसे मैटर, जो भी मैटर है जहां पर क्या है अग्रीमेंट है कि हाँ भाई साहब इस पे जो भी काम होगा ना उस पे हम सब जिम्मेदार होंगे, जब ये अग्रीमेंट बन ही गया है तो दिक्कत ही क्या है। और कोई भी डिस्क्लोजर्स देने हैं, कोई भी स्टैट्यूट कानून बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी डिस्क्लोजर देने, तो उन सारे डिस्क्लोजर, क्योंकि डिस्क्लोजर कंपलसरी होते हैं, लीगल कंपल्शंस होते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदारी भी सारे जॉइंट ऑडिटर की होगी बेटा। एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, 4 नंबर के लिए 4 चीजें आई हुई है, क्लियर है, पक्की बात है। चले आगे। अब मैंने आपको बताया था एक जॉइंट ऑडिटर को दूसरे जॉइंट ऑडिटर को कंपलसरी है कम्युनिकेट करना, और वो भी राइटिंग में एक दूसरे को बताना पड़ेगा, वो भी ऑडिट खत्म होने से पहले बताना पड़ेगा। एक जॉइंट ऑडिटर को दूसरे जॉइंट ऑडिटर को ऑडिट खत्म होने से पहले लिखित में कुछ चीजें बतानी है, एक जॉइंट ऑडिटर को दूसरे जॉइंट ऑडिटर को लिख के देना पड़ेगा, वो भी ऑडिट खत्म होने से पहले। क्या क्या लिख के देना पड़ेगा? ऐसे मैटर्स जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दूसरे वाले के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके कोई डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए होंगे तो उसको बताना पड़ेगा भाई साहब लिख कर कि भाई ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया है, इसको देख लेना। या कोई भी ऐसी जगह जहां पे उनकी अटेंशन की जरूरत है, या डिस्क्लोजर की जरूरत है, या डिस्कशन की जरूरत है, या बुद्धि लगाने की, एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट, बुद्धि लगाने की जरूरत है, तो एक जॉइंट ऑडिटर को अगर ऐसा लगता है कि सामने वाले को बुद्धि लगानी है, जजमेंट लगाना है, डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, तो दूसरे को ये लिख के देगा। क्योंकि आगे जाके क्या होते हैं ना बेटा, ये बहुत शाणे होते हैं, हमने तो बता दिया था, इसने किया ही नहीं काम, कैसे प्रूव करोगे? बता दिया था, लिखित में होना चाहिए, ऑडिट खत्म होने के बाद लिख देंगे। अरे फिर तो ऑडिट खत्म ही हो गई है, फिर तो लिख के क्या ही करोगे? इसी वजह से आपको क्या करना है, एक जॉइंट ऑडिटर को दूसरे जॉइंट ऑडिटर को लिख के देना पड़ेगा ऑडिट खत्म होने से पहले। ये 5 चीजें दी हुई है, इनमें से कोई 4 चीजें आपको याद करनी है, एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर है? चलो, अब जनरली तो जॉइंट ऑडिटर्स है ना एक ही ऑडिट रिपोर्ट डालेंगे, ठीक है, जॉइंट ऑडिटर्स क्या करेंगे,
कॉमन ऑडिट रिपोर्ट निकालेंगे, एक ही ऑडिट रिपोर्ट में अपनी अपनी ओपिनियन लिख देंगे। लेकिन अगर लड़ाइयां हैं, लेकिन अगर लड़ाई रेड कलर, लेकिन अगर क्या आ गया, डिसएग्रीमेंट आ गया, एक दूसरे से सहमत नहीं है, ओपिनियन नहीं मिलती है, इनके राय नहीं मिलती है, तो बिल्कुल सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट आ सकती है। लेकिन जनरली क्या होता है ना बेटा, जनरली शेयर होल्डर्स और जो भी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हैं उनको एक ही ऑडिट रिपोर्ट की उम्मीद होती है। तो क्योंकि इनको एक ही ऑडिट रिपोर्ट की उम्मीद होती है ना, इस वजह से इनको बताना, जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको बताना जरूरी है कि भाई साहब एक और ऑडिट रिपोर्ट भी है। इसीलिए एक दूसरे की ऑडिट रिपोर्ट में ये अपना अपना रेफरेंस डाल देते हैं कि भाई साहब एक और ऑडिट रिपोर्ट भी है, उसको भी चेक कर लेंगे। तो ये कब होगा, जब एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट है। अगर डिसएग्रीमेंट नहीं है तो ऐसा काम करने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर है बेटा, कोई तकलीफ अभी तक की नहीं? तो जॉइंट ऑडिट हमारा वहां पे खत्म होता है। 4 में से पहला चीज खत्म हो गई। दूसरी चीज जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है ब्रांच ऑडिट। बेटा सब्सिडरीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्रांचों की बात कर रहे हैं, ठीक है। पीडब्ल्यू जैसे हेड ऑफिस नोएडा में है फिजिक्स वाला का, लेकिन आज जहां पे जिस शहर में मैं बैठा हूं या पूरे इंडिया की ही अगर हम बात करते हैं, हर जगह इनके क्या है, ब्रांच ऑफिसेज है। क्या अलग से कंपनी बना रखी है कि दिल्ली के लिए अलग कंपनी, चेन्नई के लिए अलग कंपनी, मुंबई के लिए अलग कंपनी, जयपुर के लिए अलग कंपनी? नहीं, अलग कंपनी नहीं है। कंपनी तो फिजिक्स वाला एक ही है, लेकिन उस कंपनी के ब्रांचेस अलग अलग है। अब इन ब्रांच की ऑडिट किस तरीके से होती है यह बताता है हमारा प्यारा सेक्शन 128 जो सेक्शन है, यह बताएगा कि एक ब्रांच की ऑडिट किस तरीके से की जाएगी, कौन करेगा। क्या हेड ऑफिस का ऑडिटर, पीडब्ल्यू नोएडा वाला ऑडिटर पीडब्ल्यू जयपुर की ऑडिट कर लेगा, या क्या हम पीडब्ल्यू जयपुर के लिए कोई और ऑडिटर भी रख सकते हैं? क्या हेड ऑफिस वाला आके इसको चेक कर सकता है? क्या इनमें लड़ाइयां हो सकती है? आइए समझें कैसे होता है, क्या होता है। आइए देखते हैं सेक्शन 128 क्या है। यार 128 ने बोला कंपनी को, कंपनी तेरे को प्रिपेयर भी करना है और कीप भी करना है, मतलब बनानी भी है कंपनी इसको और बना के रखनी भी है। क्या बनाना है कि सर तेरे को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, उससे रेलेवेंट कोई भी बुक्स है उनको बनाना है। पेपर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है यार, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। एफएफ क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। कैसे करते थे? हाँ, हो नहीं रहा यार, समझ लेना। नहीं समझ में आएगा सर, चलो ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे, इसको काला कर देंगे। हट बकवास। चलो, तो कंपनी को क्या क्या करना है? कंपनी को प्रिपेयर भी करना है, और कंपनी को प्रिपेयर करने के बाद रखना भी है। क्या क्या प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या रखेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रेलेवेंट बुक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड पेपर्स। कैसे रखेंगे साहब? मनमर्जी से कैश सिस्टम पे रख लूं? नहीं चलेगा बॉस, अक्रूवल सिस्टम पे, अक्रूवल बेसिक नहीं बेसिस, अक्रूवल बेसिस पे रखना पड़ेगा, और साथ साथ में डबल एंट्री सिस्टम पर भी रखना पड़ेगा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अलाउड ही नहीं है अगर आप कंपनी की बात कर रहे हो। सर कौन मना करता है? मना करता है हमारा सेक्शन 128। कौन मना कर रहा है बेटा? सेक्शन 128 मना करता है कि आप कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं कर सकते और सिंगल एंट्री सिस्टम पे अकाउंटिंग आप नहीं कर सकते, आपको डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करना पड़ेगा।
अब ये चीज याद रखनी है कि सेक्शन 128 ने बोला ए कंपनी तेरे को ही प्रिपेयर करना है और तेरे को ही कीप करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेलेवेंट बुक्स, पेपर्स, ये सब अक्रूवल बेसिस पे, डबल एंट्री बेसिस पे हर साल के। ऐसा नहीं है एक बार का किया तो काम बन जाएगा, एवरी ईयर का करना पड़ेगा। प्लस किस किस का करना है भाई, तेरे को तेरी कंपनी का तो करना ही है। तेरी कंपनी के साथ ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि कंपनी के साथ साथ तेरे को अपने ब्रांच या किसी और ऑफिस का भी करना है। प्लस ऐसे ट्रांजैक्शन जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हुए उनको भी आपको अलग से शो करना पड़ेगा। इसीलिए बेटा अकाउंट्स में आपको ब्रांच अकाउंट्स अलग से सिखाई जाती है। याद आया, आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा है। इस वजह से ब्रांच की भी अकाउंटिंग की जिम्मेदारी किसकी हुई? हेड ऑफिस की हुई। ब्रांच की अकाउंट्स की जिम्मेदारी भी हेड ऑफिस की हो गई। ये सब सर कहां रखें भाई? वैसे तो रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रहेगा। सेक्शन 128 मेक्स इट इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो। पढ़ा है ना ये? इसमें हमने क्या पढ़ा था कि यार सारी चीजें, सारे बुक्स कहां पे रखी जाएंगी? हमेशा ये हमेशा रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी जाएंगी। लेकिन सर रजिस्टर्ड ऑफिस में आग लग रही है तो मैं कहीं और रख सकता हूं क्या? बिल्कुल रख सकता है। मैं कौन? ठीक है, ये मैं हूं डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई दूसरी जगह डिसाइड की है तो बिल्कुल रख सकते हो। बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को याद रखना होगा कि इस दूसरी जगह के बारे में इत्तला देनी पड़ेगी, नोटिस देना पड़ेगा आरओसी को, और जब भी आपने कहीं और रखा उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। प्लस आजकल ये सब बकवास हो गया है क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एज अमेंडेड बाय 2008, राइट, उसने बोला भाई इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखो ना, आपको क्यों फिजिकल बुक्स बनानी है? हर चीज जो पेपर फॉर्मेट में थी कैन बी देयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, विल हैव द सेम इंप्लीकेशंस। अब अगर ब्रांच इंडिया के बाहर है या इंडिया में भी है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया भी है या इन इंडिया भी है, इनसाइड और आउटसाइड इंडिया, तो मान लेंगे कि 128(1) सेटिस्फाई है, मतलब ये बुक्स सब रखी गई है प्रॉपर। अगर वो वाली ब्रांच ने हेड ऑफिस को, रजिस्टर्ड ऑफिस को क्या भेज दिया? पूरी बुक्स नहीं भेजी लेकिन प्रॉपर पीरियोडिक रिटर्न भेज दिया ना। पूरी की पूरी बुक्स नहीं भेजी लेकिन उन बुक्स का एक रिटर्न, पीरियोडिक रिटर्न बना के रजिस्टर्ड ऑफिस को भेज दिया, तो मान लिया जाएगा कि ब्रांच की बुक्स सही से बन रही है। ये इनसाइड आउटसाइड दोनों के लिए लगता है। करेक्ट, यहां पे मैंने दूसरी वाली स्लाइड पे लिख दिया था, तो वो वाली स्लाइड डिलीट कर देता हूं मैं। ठीक है बेटा, चले आगे। ये समझ में आ ही गया आप लोगों को कि अगर ब्रांच इंडिया में भी है या इंडिया के बाहर पे है तो भी मान लेंगे कि 128(1) जो है वो सेटिस्फाई हो गया। क्या मिल गया है? अगर हमें मिल गई है प्रॉपर पीरियोडिक रिटर्न, हेड ऑफिस को, आरओ को मिल गया, या कोई अगर दूसरी प्लेस पे थी जगह तो उनको अगर प्रॉपर पीरियोडिक रिटर्न मिल गया है तो कोई तकलीफ नहीं है, पूरी बुक्स भेजने की जरूरत नहीं है। अब याद है बेटा, देयर वाज अ ड्यूटी नंबर 7 विच आई टोल्ड यू कि आई विल बी डूइंग, बाद में आगे आएगा। वो ड्यूटी अब आ चुकी है, जो मैंने आपको बोला था ना कि ये आगे आने वाला है। कंटिन्यू फ्रॉम ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, 7th पॉइंट जो हमारा था ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर से, वहां से कंटिन्यू हम कर रहे हैं। क्या पॉइंट है कि यार ब्रांच की ऑडिट कौन करेगा? ऑडिट हेड ऑफिस का ऑडिटर भी ब्रांच की बुक्स की ऑडिट कर सकता है, लेकिन आप चाहो तो ब्रांच के लिए एक अलग ऑडिटर भी रख सकते हो। अगर ब्रांच, ये मैं सेम कलर से करता हूं ताकि आपको पता लगे कि अगर ब्रांच जो है वो देश के बाहर है, इंडिया के बाहर है, अगर ब्रांच इंडिया के बाहर है तो उस देश में एचओ का ऑडिटर भी जा सकता है, वहां के लिए आप कोई ब्रांच ऑडिटर भी रख सकते हो। लेकिन अगर ब्रांच बाहर है तो अगर उस देश के कानून अलाउ करे ना तो वहां का अकाउंटेंट भी ऑडिट करके रिटर्न्स भेज सकता है। क्लियर है? ये अकाउंटेंट वाला पॉइंट जो है सिर्फ किसके लिए? अगर उस देश के कानून अलाउ करें और तभी ये हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। अगर उस देश के कानून अलाउ नहीं करते तो या तो हमारे एचओ के ऑडिटर को उड़ के जाना पड़ेगा या फिर ब्रांच के लिए अलग ऑडिटर रखना पड़ेगा। कंपल्सरी है बॉस
कि ब्रांच के ऑडिटर को है ना, एचओ के ऑडिटर को अपनी ऑडिट की रिपोर्ट भेजनी ही पड़ेगी, हेड ऑफिस के ऑडिटर को रिपोर्ट भेजनी ही पड़ेगी। और फ्रॉड की रिपोर्टिंग ब्रांच का ऑडिटर को भी करनी है, लेकिन सिर्फ अपने ब्रांच से रिलेटेड। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड अपने ब्रांच रिलेटेड, ठीक है, लिमिटेड टू ब्रांच ओनली। ब्रांच ऑडिटर को ब्रांच के फ्रॉड बताने, उसको हेड ऑफिस के फ्रॉड बताने नहीं है। क्लियर है? चले आगे। चलो, अब एक पंगा आया कि हमने अभी अभी समझा कि ब्रांच के ऑडिटर को हेड ऑफिस के ऑडिटर को रिपोर्ट भेजनी है, मतलब हेड ऑफिस का जो ऑडिटर है वो ब्रांच के ऑडिटर द्वारा बनाई गई रिपोर्ट पर भरोसा कर सकता है। सर, व्हाट इफ जो ब्रांच के ऑडिटर ने ऑडिट की थी ना, वो गलत ऑडिट कर दी, उसके चक्कर में हेड ऑफिस का जो ऑडिटर है उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी गलत हो सकती है। तो क्या हेड ऑफिस के ऑडिटर को ब्रांच के ऑडिटर द्वारा की गई ऑडिट रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहिए? क्या ब्रांच का ऑडिटर हेड ऑफिस के ऑडिटर का भरोसा तोड़ेगा? हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए, देखो यार, ये हमेशा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा कि हेड ऑफिस का ऑडिटर बार बार हर ब्रांचेस की ऑडिट करने पहुंच जाए, तो हमें ब्रांच के लिए अलग ऑडिटर रखना ही पड़ेगा। लेकिन हेड ऑफिस के ऑडिटर को एक बहुत बड़ा सरदर्द होगा कि मैं इस ब्रांच के ऑडिटर के काम पर कैसे भरोसा कर लूं, कहीं उसने गलत काम कर दिया तो मेरी ऑडिट गलत हो जाएगी, मैं जेल में बैठ सकता हूं। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए आया हमारा प्यारा एसए 600। ठीक है, एसए 600 आपके कोर्स में नहीं है, ये बात आईसीएआई आपको बोलता है, लेकिन आईसीएआई आपको फिर भी ये वाला जो पूरा टॉपिक है ना, आईसीएआई बुक से नहीं हटाता। कई सालों से आईसीएआई बोल रहा है कि एसए 600 इज नॉट इन द पार्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट ऑडिटिंग सिलेबस, फिर भी ये पार्ट नहीं हटाता, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये पूरा एसए 600 नहीं है। ये एसए 600 का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जो रिलेटेड टू ब्रांच ऑडिट है। ये बिल्कुल आपके कोर्स में है, इस बात को ध्यान रखना। जो प्रिंसिपल ऑडिटर हुआ, प्रिंसिपल ऑडिटर कौन है? ये एचओ का ऑडिटर है। प्रिंसिपल ऑडिटर का मतलब कौन हुआ ये? ठीक है, हेड ऑफिस ऑडिटर। और कंपोनेंट का ऑडिटर ये कौन हुआ भाई? ये हुआ हमारा ब्रांच का ऑडिटर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑडिटर यानी हेड ऑफिस ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर यानी ब्रांच ऑडिटर। तो जनरली तो यार हमारा हेड ऑफिस का ऑडिटर क्या करता है? हमारा हेड ऑफिस का ऑडिटर ब्रांच के ऑडिटर द्वारा किए गए काम पर भरोसा कर लेता है। बताओ बेटा, आज की दुनिया भरोसे करने लायक है क्या? हाँ? नहीं, हमको तो वैसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना ही है। तो जनरली तो हेड ऑफिस का ऑडिटर ब्रांच के ऑडिटर के द्वारा किए गए काम पर क्या कर लेता है? भरोसा रख लेता है। लेकिन कभी कुछ ऐसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो जाती है जिसकी वजह से कंपल्सरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है कि हमारा हेड ऑफिस का जो ऑडिटर है ना, वो खुद ऑडिट करे, परफॉर्म प्रोसीजर करे, ताकि उसको क्या मिले? ऑडिट एविडेंस मिले अबाउट द ब्रांच ऑडिटर। एडवाइस भी कर सकता है ये ब्रांच के ऑडिटर को, ये सारे काम भी कर सकता है। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है जिसकी वजह से वो ब्रांच जाए भी और प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करे, जिससे वो एविडेंस, हेड ऑफिस का ऑडिटर एविडेंस ले रहा है और ब्रांच के ऑडिटर को सजेशंस, एडवाइसेस दे रहा है। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ये काम हो सकता है। क्या क्या एडवाइसेस हैं ये मैं आपको बता देता हूं। ये एडवाइसेस हैं, ठीक है, मैंने अभी बोला था एडवाइस दे सकता है। तो आइए, एचओ का ऑडिटर ब्रांच के ऑडिटर को क्या क्या एडवाइस देगा? सबसे पहले कि भाई देख, तू अभी नया ऑडिटर आया, ब्रांच का ऑडिटर, तू अभी बच्चा है, तेरे को काम करना आता ही नहीं है। एक काम कर, मैं तो इतनी सारी ब्रांचेस की ऑडिट करता हूं, मैं तो हेड ऑफिस का ऑडिटर हूं, तो मैं कैसे काम करता हूं वैसे ही तू कर ले। ये देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं तेरे को देता हूं। तो सबसे पहले किस तरीके से हेड ऑफिस के ऑडिटर के काम को यूज करके ब्रांच का ऑडिटर कोई काम कर सकता है?
दूसरा अरेंजमेंट फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर एफर्ट, कि सुन भाई ये मेरा फोन नंबर ले, ये मेरा ईमेल आईडी ले, जब भी तेरे को कोई तकलीफ हो तो मेरे को फोन कर लेना, रात को 12 बजे तू मेरे को फोन कर लेना, लेकिन गलत ऑडिट मत कर देना। अरेंजमेंट फॉर कोऑर्डिनेशन। एरियाज फॉर स्पेशल कंसिडरेशन, क्योंकि हेड ऑफिस के ऑडिटर बहुत एक्सपीरियंस है और वो इतनी सारी ब्रांचेस को देख रहा है, उसको पता है किस ब्रांचेस में कहां कहां गड़बड़ियां हो सकती है, और इस चक्कर में वो क्या कर सकता है, वो बोल सकता है, ठीक है, क्या बोल सकता है कि क्या क्या एरिया है स्पेशल कंसिडरेशन के। तो वर्क के लिए कलर चेंज, मेरे काम को यूज करने के लिए यूजिंग द वर्क, कोऑर्डिनेशन के लिए बोल सकता है भाई स्पेशल कंसिडरेशन कहां कहां देने हैं वो बोल सकता है। टाइम टेबल, कि भाई ब्रांच के ऑडिटर तू कब तक अपना काम खत्म करना है, ताकि तू काम खत्म करे उसके बाद मैं काम खत्म कर सकूं, ये भी बताएगा। और फाइनली फिफ्थ थिंग, ठीक है, फिफ्थ थिंग क्या बताएगा, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीजें बताएगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें वो बताने वाला है। रिगार्डिंग व्हाट, अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। प्लस क्योंकि उसने बताया है तो वो ब्रांच ऑडिटर को बोलेगा, ये ब्रांच ऑडिटर तू मेरे को एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के दे कि मैंने तेरे को ये सारी चीजें बता दी, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। चलो ब्रांच ऑडिट भी यहां पे हुआ हमारा खत्म। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट एग्जाम, तुम्हारे एग्जाम के लिए मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है टॉपिक। क्यों? क्योंकि अभी बड़ा क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में कॉस्ट ऑडिट पर नहीं आया, तुम्हारे वाले में इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि कॉस्ट ऑडिट आ सकता है। कॉस्ट ऑडिट हर कंपनी को नहीं करानी, ठीक है, सिर्फ बड़ी कंपनियों को कॉस्ट ऑडिट करवानी है, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट मतलब कॉस्टिंग के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सही से बने या नहीं। तो क्या हुआ ना, सेक्शन 148 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट तू चाहे तो एक ऑर्डर पास कर सकता है जिसमें तू बोल सकता है कि कुछ आइटम्स ऑफ कॉस्ट, सारे आइटम्स ऑफ कॉस्ट नहीं, कुछ आइटम्स ऑफ कॉस्ट की तू ऑडिट करवा सकता है। वो भी सारी कंपनीज को तू नहीं बोल सकता, सिर्फ सर्टेन कंपनीज को तू बोल सकता है कि तुम्हारे आइटम्स ऑफ कॉस्ट की हम ऑडिट कराएंगे। ये कौन सी कंपनीज हैं? जो प्रोडक्शन कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का, उनको तू ऑर्डर दे सकता है। वो भी सारी कंपनीज नहीं, सिर्फ वही जो प्रोडक्शन कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का, कि तुम सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये सर्टेन एलिमेंट्स कौन कौन से हुए? ये सर्टेन एलिमेंट्स हो गए बेटा हमारे मटेरियल, लेबर और अदर आइटम्स इनसे रिलेटेड, इनकी ऑडिट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कंपनीज के ऑडिट्स, कॉस्ट ऑडिट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑर्डर पास करती है। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह सुना, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई बहुत खुश और उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014, ये रूल उन्होंने पास कर दिया। कि अच्छा इन्होंने इसमें क्या बताया, इन्होंने 4 रूल दिए हैं बेटा, ठीक है, रूल 3, 4, 5 एंड 6, मेजरली तुम्हारे कोर्स में ये 4 रूल है। इन 4 रूल में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि बॉस, जो भी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, प्रोडक्शन कर रही है गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का, वो कुछ आइटम्स ऑफ कॉस्ट की ऑडिट करवाएंगी और हमें रिपोर्ट देंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि वो ऑडिट कैसे करवाएंगी, कौन सी वो कंपनियां हैं, क्या कोई छूट मिली हुई है, कोई एक्सेप्शन है, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। तो कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स के 3 रूल्स तो यहां पे लिखे गए हैं, रूल 3, 4 एंड 5। पहला रूल इंपॉर्टेंट रूल 3 ने बोला हर कंपनी को कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बड़ी कंपनियों को कॉस्ट ऑडिट करवानी है। और ये बड़ी कंपनियां कौन सी हुई? जिनका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, 35 करोड़ या उससे ज्यादा अगर टर्नओवर है, जिसमें फॉरेन कंपनीज भी हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। कौन है इसके एक्सेप्शन? इसके एक्सेप्शन को दूसरे कलर से, एक्सेप्शंस हैं एमएसएमई एज पर एमएसएमईडी एक्ट 2006। एमएसएमईज एक्सक्लूड है, उनको कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत
नहीं है। तो कोई भी कंपनी जिनका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, इक्वल्स टू का साइन भी होना चाहिए था। चलो वो तुम लगा लेना बेटा, यहां पे इक्वल्स टू का साइन भी है हर जगह। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो आपको कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। रूल 3 इज अबाउट कॉस्ट ऑडिट। रूल 3 इज अबाउट कॉस्ट ऑडिट। रूल 4 अलग चीज है। तो कॉस्ट ऑडिट किसको करानी है सर? उन सभी कंपनियां जो एक तो प्रोडक्शन में है और जिनका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, बस वो कंपनियां बच जाएंगी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, एमएसएमई। ठीक है, एक्चुअली एमएसएम नहीं, मीडियम जो है वो एक्सक्लूजन में नहीं है बेटा, माइक्रो एंड स्मॉल ही एक्सक्लूजन में है, एमएसएम जो है ना वो एक्सक्लूजन में नहीं है। ठीक है, सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल कंपनियां जो हैं वो एक्सक्लूड है, मीडियम कंपनियां एक्सक्लूड नहीं है। चलो, इसीलिए एमएसई माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एज पर एमएसएमई एक्ट 2006। अब रूल 4 पे आते हैं। रूल 4 है कॉस्ट रिकॉर्ड्स। हर जने ठीक है, रूल 3 रूल 4 कॉस्ट नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया। क्या उल्टा लिख दिया? ये तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स है। रूल 3 जो है वो तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स है, रूल 4 जो है वो है कॉस्ट ऑडिट। यस यस, रूल 4 बोलता है, देखो भाई साहब, रूल 3 ने क्या बोला? इन जनों को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की कंपल्शन है। कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स बनाओ। रिकॉर्ड्स बना रहे हो, ऑडिट नहीं भी करोगे चलेगा। कॉस्ट रिकॉर्ड्स बना रहे हो, ऑडिट नहीं भी करोगे चलेगा। किसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं? 35 करोड़ या उससे ज्यादा जिसका टर्नओवर है। एक्सक्लूजन कौन है? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस है एज पर एमएसएमई एक्ट। अब क्या सर जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए उन सबको ऑडिट करवाने की भी जरूरत है? नहीं। रूल 4 ने बोला भाई ऑडिट किसको करवाने की जरूरत है? इसके लिए जितनी भी कंपनीज है ना उनको 2 सेक्टर में डिवाइड कर दिया। एक तो रेगुलेटेड सेक्टर और एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। किस किस में? रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड सेक्टर, रेगुलेटेड, रिलेटेड नहीं, रेगुलेटेड। ठीक है, रेगुलेटेड सेक्टर एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर में क्या बोला? जिन भी कंपनीज का ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। बेटा कौन से क्राइटेरिया? दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं ना तो उनको कॉस्ट ऑडिट करवानी है। दोनों क्राइटेरिया जिनके फुलफिल होते हैं। एक तो क्राइटेरिया है कि यार एक कंपनी एक से ज्यादा चीजें भी तो बेचती होगी, तो अगर सारे प्रोडक्ट्स बेच के उसका ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है और किसी एक गुड्स या सर्विस से, कई प्रोडक्ट्स में से किसी एक गुड एंड सर्विस का टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो दोनों कंडीशन अगर पूरी हो गई ना तो उनको कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। पहला वाला रूल 3 कॉस्ट रिकॉर्ड, रूल 4 कॉस्ट ऑडिट। इसके बाद ये इनके लिए भी आ गया। नेक्स्ट है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। इनके लिए क्राइटेरियाज है ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा सारे गुड्स एंड सर्विसेज से मिला के, और किसी एक इंडिविजुअल गुड या सर्विस से टर्नओवर मिला के 35 करोड़ या उससे ज्यादा। इनको क्या बनाना पड़ेगा? कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब रूल 5 जो है वो रूल 3 से संबंधित है, इसीलिए इनका कलर मैं सेम रखूंगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है भाई? जिन जिन को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, रूल 3 में हमको क्या बनाने थे? कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने थे। उनको ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स अपने हर यूनिट और हर ब्रांच का बनाना है, हर साल का बनाना है, और ये फॉर्मेट भी फिक्स्ड है। आप मन मर्जी से नहीं बना सकते, इसका फॉर्मेट भी फिक्स्ड है। फॉर्मेट है फॉर्म CRA 1। 4 फॉर्म्स आएंगे बेटा, CRA 1, 2, 3 एंड 4। तो जिनको रूल 3 अप्लाई होता है
जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है, जिनको रूल 3 अप्लाई होता है ना, वो मन मर्जी से अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं बना सकते। उनको ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर्म CRA 3 में हर साल के बनाने, अपने हर यूनिट के और हर ब्रांच के बनाने हैं। तो सेम कलर से आपको शायद इजी रहेगा। नाउ ये जो एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन जो है कॉस्ट ऑडिट का है। यानी ये एक्सेप्शन किसका है? रूल 4 का ये एक्सेप्शन है। रूल 4 जो हमें बताया था पिछले पेज पे, हमने देखा था रूल 4 जो कॉस्ट ऑडिट किसके लिए कंपलसरी कर रहा है, वो बोल रहा है भाई फिर भी कॉस्ट रिकॉर्ड अगर तुमको बनाना भी है, देखो ऑडिट से सब बचना चाहते हैं, तो अगर आपको ऑडिट से बचना है तो या आप इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर लो, आप ऑडिट से बच जाओगे। पहला क्राइटेरिया क्या है भाई? आइए समझते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि एक्सेप्शंस, अगर आपका एक्सपोर्ट्स, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स मोर देन 75% है टोटल रेवेन्यू से, यानी आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो, आप विदेशी मुद्रा इंडिया में ला रहे हो, तो आपके लिए बोला है कि ठीक है रिकॉर्ड बनाना हो सकता है जरूरी हो जाए, उससे छूट नहीं दे रहे। रिकॉर्ड से तो सिर्फ MSME नहीं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कोई छूट है, माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम भी नहीं है। तो अगर आप EOU हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो, तो आपको छूट दे दी जाती है ऑडिट से। या अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर रहे हो तो आपको ऑडिट से छूट दे दी जाती है। या आप इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रहे हो खुद के लिए, कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, बेचने के लिए नहीं, आप जनरेट कर रहे हो इलेक्ट्रिक, सोलर पैनल लगा रहे हो, विंड एनर्जी लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खुद के कंजम्पशन के लिए आप खुद बिजली पैदा कर रहे हो, तो आपको छूट दे दी जाती है ऑडिट से। ये छूट सिर्फ ऑडिट से है, ये रिकॉर्ड बनाने से छूट नहीं है। अब कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा भाई? पहले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी कर सकते थे, लेकिन अब कॉस्ट ऑडिटर कौन होगा? एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक CMA ही होगा, जिसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? BOD। देखो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? उसका अपॉइंटमेंट मेंबर्स कर रहे हैं 139 में। लेकिन यहां पे क्या है, कॉस्ट ऑडिट में देखो दो चीजें हैं, एक तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, प्लस कॉस्ट ऑडिट में कंपनी की सुपर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहां पे अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा। इनफैक्ट रिपोर्ट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही मिलती है, क्योंकि यहां पे सुपर सीक्रेट कॉस्टिंग के कितना माल का कितना कॉस्टिंग पड़ा ये डेटा दिया हुआ जाता है, तो सुपर इंपॉर्टेंट डेटा है। तो यहां पे अपॉइंटमेंट भी BOD करता है और कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट भी BOD को ही देता है, ये आगे पढ़ेंगे। यहां पर भी एक नॉर्मल ऑडिटर की तरह रिटर्न कंसेंट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें क्या क्या है कि भाई लिख दे तू एलिजिबल है, ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट तो है ही है, साथ में पहले था CA एक्ट, इसकी जगह कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट आ गया। तू भी सेटिस्फाई कर रहा है सेक्शन 141, तेरा अपॉइंटमेंट भी लिमिट के अंदर रहेगा, और तेरी फर्म या तेरे पार्टनर के खिलाफ कोई भी प्रपोज पेंडिंग प्रोसीडिंग है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की, सर्टिफिकेट में लिख, और ये चीजें ट्रू एंड करेक्ट होनी चाहिए। ये चीजें हम रूल पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा, पहले ही ये रूल अपन पढ़ चुके हैं कार का, क्लियर है। और कॉस्ट इनको ये मन मर्जी से ऑडिट नहीं कर सकते, इनको कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से ऑडिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, कंपनी की क्या क्या ड्यूटी है एज पर कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फी रूल्स 2014 कि भाई कंपनी को भी इंफॉर्म करना पड़ेगा कॉस्ट ऑडिटर को। जैसे ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर को इंफॉर्म करते थे, वैसे ही कॉस्ट ऑडिटर को भी इंफॉर्म करना पड़ेगा कि बधाई हो भाई साहब, आपका अपॉइंटमेंट हो चुका है, ठीक है। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताना पड़ेगा, कब? जिस भी दिन BOD ने कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर बता दो, सर BOD अपॉइंट ही नहीं कर रहे, बैठे हैं BOD, तो साल शुरू होने के 180 डेज के अंदर तो CG को बताना ही पड़ेगा कि कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में फॉर्म CRA 2 में बताना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया है। मतलब मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कंपनी को कितनी दी है? साल शुरू होने के 180 डेज की ड्यूरेशन दी है, कि इसके अंदर अंदर तो आपको कॉस्ट ऑडिटर को रखना ही पड़ेगा बॉस, ठीक है। सर इससे पहले रख लिया, बहुत अच्छी बात है, जिस भी दिन रखा उसके 30 दिन के अंदर अंदर CRA 2 भर दे, ठीक है। BOD ने जिस भी दिन रखा उसके 30 दिन के अंदर CRA 2 भर दे। सर हम तो नहीं रख रहे, तो बेटा 180 डेज के अंदर अंदर तो CRA 2 भरना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तेरे पास। कंपनी तेरे पास ऑप्शन, BOD तेरे पास ऑप्शन नहीं है। ये ऑडिटर भाई कब तक कंटिन्यू रहेगा? कंटिन्यू टिल
साल खत्म होने के 180 डेज, ठीक है, या पहले ही काम खत्म कर लिया, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पहले ही दे दी तो पहले चला जाएगा, ठीक है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पहले दे दो तो पहले चला जाएगा, पहले काम खत्म हो गया पहले चले जाओ, नहीं तो मैक्सिमम कॉस्ट ऑडिटर को अपना काम कब तक खत्म करना है, मैक्सिमम कॉस्ट ऑडिटर को अपना काम खत्म करना है साल खत्म होने के 180 डेज के अंदर अंदर। क्लियर है ये बेटा? सर कॉस्ट ऑडिटर को भी कैजुअल वैकेंसी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? तो कैजुअल वैकेंसी को भी 30 डेज में भरेगा, बीओडी ही भरेगा, और जिस भी दिन इन्होंने भरा कैजुअल वैकेंसी को उसके 30 डेज के अंदर अंदर सीजी को इन्फॉर्म करेगा CRA 2। जब भी कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा बेटा CRA 2 के थ्रू ही अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। तो पहले जब नॉर्मल अपॉइंटमेंट ही बीओडी कर रहा था तो यहां पर तो कैजुअल वैकेंसी हुई, ये तो बीओडी करेगा ही करेगा। 30 दिन के, जिस भी दिन कैजुअल वैकेंसी हुई उसके 30 दिन के अंदर वो CRA 2 भरेगा, नहीं उसके 30 दिन के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करेगा, और जिस भी दिन ऑडिटर अपॉइंट हो गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर CRA 2 भर लेगा। क्लियर है? 2 बार 30 डेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। 30 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर आया, जिस भी दिन ऑडिटर आया, मान लो 15वें दिन आया, 17वें दिन आया, उसके 30 दिन के अंदर CRA 2 भर लेना है। सर कॉस्ट ऑडिटर परेशान कर रहा है, रिमूव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, सिर्फ एक बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत है। हां, क्योंकि ऑडिटर है, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे देना उसको रोने धोने की, ठीक है, और उसके जो भी रीजंस थे उसको राइटिंग में लिख लेना, लेकिन इसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा हटा दो उसको, और उसकी जगह आप जब नया ऑडिटर लाओगे CRA 2 भर के, न्यू कॉस्ट ऑडिटर लाओगे CRA 2 भर के, तो उसके साथ जो ऊपर वाला BR था, जो BR था ऊपर वाला, एक मिनट इसको अलग कलर से कर देते हैं, जो BR था उस BR की कॉपी नए वाले के साथ भी लगा देना है, ठीक है, ये सेम BR है। क्लियर है? पक्की बात? सर कॉस्ट ऑडिटर भी फ्री में काम थोड़ी करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा बॉस, पैसा तो लेगा, रेम्यूनरेशन लेगा। कौन देगी? अगर सर ऑडिट कमेटी है तो पहले ऑडिट कमेटी सिर्फ रिकमेंड करेगी, किसको? बीओडी से, और बीओडी इस रिकमेंडेशन को रेटिफाई करवाएंगे मेंबर्स से। लेकिन अगर सर ऑडिट कमेटी है ही नहीं तो बीओडी डिसाइड करेगी और रेटिफाई करवा लेगी मेंबर्स से। सिंपल सी गणित है। कॉस्ट ऑडिट हो गई सर, इसकी रिपोर्ट किसको देनी है, कैसे देनी है? तो सर कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट, मैंने आपको बोला था कॉस्ट ऑडिटर मैक्सिमम कब तक रह सकता है? साल खत्म होने के 180 डेज तक ही रह सकता है। तो सर रिपोर्ट किसको दोगे? रिपोर्ट दोगे सर आप बीओडी को दोगे, साल खत्म होने के 180 डेज के अंदर अंदर दोगे। किस फॉर्म में दोगे? फॉर्म CRA 3 में दोगे, फिक्स है। कॉस्ट ऑडिटर ने बीओडी को दिया और कॉस्ट ऑडिटर की छुट्टी। अब बीओडी क्या करेगी? बीओडी इस रिपोर्ट को देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। जिस भी दिन कॉस्ट ऑडिटर ने इनको दिया उसके 30 दिन के अंदर अंदर, जिस भी दिन फॉर्म CRA 3 बीओडी को मिला उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट चली जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो किस में भी जाएगी? फॉर्म CRA 4 में। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बिल्कुल मांग सकता है। सर हमने तो काम नहीं किया, पेनल्टी लग जाएगी बॉस। पेनल्टी कंपनी पे भी लग सकती है और कॉस्ट ऑडिटर पर भी लग सकती है। अगर काम नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, पेनल्टी तो लगेगी ही। तो क्या पेनल्टीज है? आइए पेनल्टी प्रोविजंस चेक करते हैं बेटा। ये वाला नहीं, दूसरा डब्बा। देखें क्या पेनल्टी के प्रोविजंस हैं। आइए पेनल्टी प्रोविजंस देखते हैं। पीनल प्रोविजंस, पीनल प्रोविजन, कंपनी ने अगर कोई गलत काम किया है तो 147(1) में, कॉस्ट ऑडिटर ने कोई गलत काम किया है तो 147(2) से 4 में। ये कॉस्ट ऑडिटर के भी लगता है। और अब जो हम आखिरी चीज स्टार्ट कर रहे हैं वो सेक्शन 147 ही स्टार्ट कर रहे हैं। पेनल्टी शूट आउट्स वाले जो सेक्शंस हैं वो ही अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये कॉस्ट ऑडिटर पे भी लगता है, ये बात ध्यान रखना, और ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर पर भी लगता है। तो अगर कंपनी ने सेक्शन 139 से 146 तोड़ दिए तो फाइन के तौर पर कम से कम 25,000 रुपए और मैक्सिमम
5 लाख रुपए लग सकते हैं। मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख कंपनी पर। अब कंपनी ने तोड़ा है मतलब कंपनी के किसी ऑफिसर ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये नियम कानून तोड़ा है। कंपनी के नियम कानून किसी ऑफिसर ने तोड़ा है तो पहले तो ऑफिसर को जेल भी हो जाया करती थी, लेकिन अब जेल का नाटक हटा दिया। कंपनी के ऑफिसर पे भी पेनल्टी लगेगी, मिनिमम 10,000 रुपए की, मैक्सिमम 1 लाख रुपए की। कंपनी ने तोड़ा है, कंपनी पे मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख। कंपनी के ऑफिसर ने तोड़ा है 139 से 146, तो मिनिमम 10,000 लगेंगे, मैक्सिमम 1 लाख रुपए लगेगा। ये तो हुई कंपनी और उसके ऑफिसर की बात। ये हुआ हमारा सेक्शन 147, ये हमारा सेक्शन 147(1) हो गया, जो कंपनी और उसके ऑफिसर के बारे में बात कर रहा है। अब नेक्स्ट पेज पे हम आ रहे हैं सेक्शन 147(2). ये 2 बड़ा अजीब बना, अभी भी अजीब। 4 147(2) से लेके 147(4) की भाई साहब अगर ऑडिटर ने 3 सेक्शन 139, 144 और 145 तोड़े। पहले और भी हुआ करते थे, लेकिन अब ये सिर्फ लिमिट किस पे हो गए हैं? 3 पे लिमिट हो गए हैं। अगर ऑडिटर ने 139, 144 और 145 तोड़ा है तो 147 2 से 4 के अंदर फटके पड़ेंगे, नहीं तो नहीं पड़ेंगे। अब पहली चीज चेक करेंगे, क्या उन्होंने गलती से तोड़ दिया? इंसान है, गलती हो सकती है, या शैतान है ऑडिटर और नोइंगली तोड़ा? ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, नोइंगली में जानबूझ के कोई काम करोगे तो फटके ज्यादा पड़ेंगे, गलती से हो गया तो फटके कम पड़ेंगे। अगर नोइंगली तोड़ा है तो फटके ज्यादा है, अभी देखेंगे। लेकिन अननोइंगली में क्या क्या चीजें हैं कि बॉस, अगर ऑडिटर ने ये सेक्शंस तोड़े हैं, अननोइंगली ये सेक्शंस तोड़े हैं, गलती से टूट गए, तो फाइन होगा मिनिमम 25,000 का, मैक्सिमम 5 लाख का। जो कंपनी पे फाइन लगता है सेम फाइन होगा, या जितना भी उसका रेम्यूनरेशन है उसका 4 टाइम कर लो। मान लो जज ने 1 लाख रुपए की सजा सुनाई, क्या जज 1 लाख रुपए की सजा सुना सकता है? हाँ सर, सुना सकता है ना। वो 25,000 से लेकर 5 लाख के अंदर ही फॉल करता है। जज ने 1 लाख सजा सुनाई, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये भाई 1 लाख रुपए पे करे। क्यों नहीं? क्योंकि सर चेक करेंगे रेम्यूनरेशन कितना है। सर मेरा 30,000 का रेम्यूनरेशन है, तो 4 टाइम्स कर, 30,000 इंटू 4, 1,20,000, 1 लाख और 1,20,000, विच एवर इज लोअर, 1 लाख देना पड़ेगा। मेरा रेम्यूनरेशन है 20,000 रुपीज, तो 20 इंटू 4, 80,000। 1 लाख जो जज ने सुनाया, या 80,000 विच एवर इज लेस, ये देना पड़ेगा। साथ साथ में अगर ये तो अननोइंगली का हुआ, नोइंगली की अगर अपन बात करते हैं ना बेटा, नोइंगली की ये बात है, ठीक है। नोइंगली में क्या है कि भाई साहब अगर आपने नोइंगली ये सेक्शंस तोड़ दिए तो यार फाइन है कम से कम 50,000 का, मैक्सिमम 25 लाख का, या 8 टाइम्स द रेम्यूनरेशन। और क्योंकि नोइंगली है, साथ में बेटा इंप्रिजनमेंट भी है, मैक्सिमम 1 साल की, ठीक है। कम से कम 50,000, मैक्सिमम 25 लाख, या 8 टाइम्स, जो भी इसमें से कम हो, साथ में अप टू 1 ईयर की जेल हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि भाई साहब आपने सेक्शंस तोड़े हैं, जो भी पैसा आपने कंपनी से एज अ रेम्यूनरेशन लिया है, जो भी पैसा लिया है, चुपचाप से वो पैसा रिफंड कर दो। प्लस आपकी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के जिन जिन को नुकसान हुआ है, कि कोई क्रेडिटर को, कंपनी को, मेंबर को, अथॉरिटीज की या स्टैट्यूटरी बॉडीज को, जिसको भी नुकसान हुआ है ना, आपकी ये रिपोर्ट देखकर, ऑडिट रिपोर्ट देखकर उनके नुकसान की भरपाई करो। हालत खराब हो जाती है बेटा नुकसान की भरपाई करने में। अब सर कोई ऑडिटर कर देंगे यार, क्या ही पंगा है, क्या है, जल्दी कर देंगे नुकसान की भरपाई, ये चीज ना हो। इसीलिए सीजी ने स्पेसिफाई किया है कि सीजी ने एक अथॉरिटी बॉडी को स्पेसिफाई किया है कि इस ऑडिटर से प्रॉम्प्टली पेमेंट लिया जाए, और ये सच बॉडी अथॉरिटी आफ्टर पेमेंट ऑफ डैमेजेस सीजी को रिपोर्ट भी फाइल करेगी, ठीक है। ऑडिटर से पैसे वसूलने के लिए एक अलग से अथॉरिटी बना दी गई है। सर ठीक है, लेकिन नोइंगली में जेल का भी नाटक है। जेल कौन जाएगा सर? फर्म के केस में तो इतने सारे पार्टनर है, किसी और पार्टनर ने गलत काम किया, जेल हम क्यों जाएं? तो आइए बेटा, फर्म के लिए लायबिलिटी बोला गया है। फर्म के लिए लायबिलिटी क्या बोला गया है समझते हैं। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, मॉनेटरी लायबिलिटी तो पार्टनर फर्म की दोनों की होगी, जॉइंटली एंड सेवरली होगी मॉनेटरी। लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी, जेल जाने वाली चीज, सिर्फ कंसर्न पार्टनर जेल जाएगा। कंसर्न पार्टनर जिसने एक्टेड फ्रॉडुलेंटली, अबेटेड और कल्यूडेड एनी फ्रॉड किया है, जेल तो सिर्फ वो ही जाएगा। और यहां पे बेटा हमारी होती है कंपनी ऑडिट की द्रोणाचार्य मैराथन सीरीज का क्विक एंड फास्ट रिवीजन
खत्म। क्लियर है? आई बिलीव आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम चैप्टर 5 को उठाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और वहां पर हम लोग फ्रॉड रिलेटेड सारी बातें करेंगे। तो अब आपके कोई भी डाउट हो, प्लीज 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 डू आस्क मी। थैंक यू सो मच।